गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, यानी संरक्षी और असंरक्षी बलों के बारे में। ठीक है, और हमने उससे रिलेटेड एग्जाम्पल भी समझे थे। आज की क्लास में भी हम उससे रिलेटेड देखेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्या है कि सिद्ध कीजिए कि संरक्षी बल का कर्ल, संरक्षी बल का कर्ल, ध्यान से सुनना, कर्ल क्या होता है? शून्य होता है। ये हमें प्रूव करना है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। यानी कि क्या? प्रूव दैट कर्ल ऑफ a कंजर्वेटिव फोर्स इज 0। ये हमें क्या करना है? प्रूव करना है। तो देखो, इसमें सबसे पहले बात आ रही है कि ये कर्ल क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। कर्ल क्या है? ठीक है, तो देखो, कर्ल के बारे में जो हम डिस्कस करते हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बुक में पढ़ते हैं डिटेल में, और वहाँ हम प्रूव भी करेंगे इसको, कर्ल को। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो काम में आने वाला है, जैसे आपसे कहा जाए कर्ल जो होता है ना, वो किसी सदिश का होता है, किसी वेक्टर का होता है। अगर आपसे कहा जाए कि कर्ल ए वेक्टर, तो इसका मतलब ये होता है कि डेल्टा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो किसके साथ? जिसका कर्ल आपको निकालना है। ठीक है, तो डेल क्रॉस ए वेक्टर क्या कहलाता है? ए का कर्ल कहलाता है। फिर ए वेक्टर क्या होता है हमारे पास? ए वेक्टर क्या होता है हमारे पास? वेक्टर होता है, सदिश होता है, जिसके 3 कंपोनेंट होते हैं, 3 घटक होते हैं, एक्स एक्स की डायरेक्शन में, वाई एक्स की डायरेक्शन में और जेड एक्स की दिशा में। अब ये डेल्टा क्या होता है? डेल्टा मैंने बताया था आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये किसकी वैल्यू होती है हमारे पास? डेल्टा की वैल्यू होती है। देखो, इसमें ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप होते हैं, ये यूनिट वेक्टर होते हैं, एकांक सदिश होते हैं, जो कि डायरेक्शन को प्रदर्शित करते हैं, दिशा को व्यक्त करते हैं। आई कैप एक्स अक्ष की दिशा को, जे कैप वाई अक्ष की डायरेक्शन को, और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन को। क्लियर है? तो ये होता है हमारे पास क्या? कर्ल। अब इसने क्या कहा है कि संरक्षी बल का कर्ल क्या हो? शून्य हो। तो देखो, कल की क्लास में हमने पढ़ा था, वी नो दैट, ठीक है, क्या कि जो संरक्षी बल था हमारे पास, क्या एफ वेक्टर, वो किसके इक्वल होता है? माइनस डेल यू के। ठीक है, एफ इज इक्वल टू किसके होता है? वेक्टर इज इक्वल टू होता है, बराबर होता है माइनस डेल्टा यू के। और यू जो है हमारे पास, वो क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी, स्थितिज ऊर्जा थी, जो कि फंक्शन थी, फलन थी एक्स वाई जेड के। ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो, ये जो डेल्टा है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है? ये सदिश राशि है या नहीं है? कैसे पता करेंगे? देखो, इसमें डायरेक्शन है या नहीं है? तो इस पर हम क्या लगा सकते हैं? सदिश लगा सकते हैं, वेक्टर लगा सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। और इसको मैंने आपको बताया था, इसे क्या भी कहते हैं हम? ग्रेडियंट यू भी कहते हैं। अब इसने कहा है कि संरक्षी बल का कर्ल शून्य होता है, तो आप किसका कर्ल निकालोगे? बल का। एफ क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। संरक्षी बल है, इसका कर्ल, जैसे ए का कर्ल कैसे निकालते थे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है,
क्रॉस गुना कराना है हमारे पास, ठीक है, किसके साथ, डेल्टा के साथ, ठीक है। और ये जो है वो क्या है हमारे पास, संरक्षी बल का कर्ल है, यानी कि कर्ल एफ है ये, ठीक है। कर्ल एफ क्या होगा, डेल्टा क्रॉस एफ, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। तो करते हैं हम, देखो यहाँ पर तो क्या है, डेल्टा है, तो मैंने लिख दिया डेल्टा, फिर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुना लिख दिया, फिर है माइनस, और फिर आ रहा है डेल्टा, फिर आ रहा है यू। इन्हें वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें डायरेक्शन होती है। इसके बाद नेगेटिव साइन को तो मैंने आगे ले लिया, और इसे लिख सकता हूँ डेल क्रॉस डेल यू, ये भी क्या है, वेक्टर है, इज इक्वल टू माइनस इस डेल्टा का मान, डेल भी बोल देता हूँ मैं लेकिन डेल्टा बोल लो आप, है ना, इसकी वैल्यू क्या है, ये है आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। अब देखो इसको मैं डेल बोल देता हूँ, करली बोलते हैं वैसे इसे, है ना, प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और कैसे करते हैं हम यहाँ पर, ये डेल यू यानी कि आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और किससे मल्टीप्लाई है, यू से मल्टीप्लाई है। कर लेंगे ऐसे, बिल्कुल कर लेंगे। फिर उसके बाद आता है माइनस आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। ये जो है बाहर अच्छा नहीं लग रहा, इसको अंदर ले लेते हैं, तो ये क्या बनेगा, आई कैप डेल यू अपॉन डेल एक्स जे कैप डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल यू अपॉन डेल जेड बन जाएगा। बना या नहीं बना, बिल्कुल बन गया। अब देखो इसको आगे कैसे हम सोल्व करते हैं, निकाल क्या रहे हैं हम, डेल्टा क्रॉस एफ, यानी कि बल का कर्ल, कंजर्वेटिव फोर्स का कर्ल निकाल रहे हैं, संरक्षी बल का कर्ल निकाल रहे हैं। नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन लिख दिया। अब देखो इसमें और इसमें क्या है, क्रॉस गुणनफल है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ये आपने पढ़ा था 11 12 12th में, मैथ में भी डिस्कस किया था आपने। इसके लिए हम बनाते हैं क्या, सारणिक बनाते हैं, कॉलम बनाते थे ना ऐसे। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो आई कैप जे कैप के कैप, इसमें भी आई कैप जे कैप के कैप। तो पहले लिखते हैं आई कैप, फिर जे कैप और फिर के कैप। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं हम, इनके गुणांक लिखते हैं। आई कैप का गुणांक क्या है, डेल अपॉन डेल एक्स। जे कैप का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट, डेल अपॉन डेल वाई। के कैप का कोफिशिएंट क्या है, डेल अपॉन डेल जेड। तो यहाँ लिखेंगे सेकेंड रो में डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई, आपको आता है ये तो ना, डेल अपॉन डेल जेड। और फिर इसके बाद देखो आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट, ये गुणांक क्या है, इसका गुणांक आई कैप का क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर यहाँ लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल वाई, और फिर यहाँ लिखते हैं डेल यू अपॉन डेल जेड लिखते हैं, ठीक है। फिर ये बनेगा हमारे पास डेल क्रॉस एफ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव साइन तो बाहर आ रहा है। अब हम इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो पहले हम लेते हैं आई कैप का, कैसे सोल्व करते हैं, ये हम रो छोड़ देते हैं, ये कॉलम छोड़ देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। आई कैप ले रहे हैं, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं ना, क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल वाई, और इससे मल्टीप्लाई होगा डेल यू अपॉन डेल जेड। फिर माइनस करते हैं किसका, इसका, यानी डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का, ठीक है। फिर लेते हैं हम क्या, माइनस जे कैप लेते हैं। जे कैप में क्या होगा, देखो माइनस लगाते हैं, ये हम और ये हम छोड़ देते हैं, ये वाली छोड़ देते हैं और ये वाली रो छोड़ देते हैं। तो इसका इससे मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, डेल अपॉन डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल जेड माइनस इसका इससे,
तो क्या बनेगा, डेल अपॉन डेल जेड इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स बन जाएगा। ठीक है, और ये फिर प्लस क्या होगा हमारे पास, के कैप होगा। अब के कैप होगा तो इसका क्या बनेगा, देखो ये और ये छोड़ देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई, ये और ये छोड़ा तो इससे, और माइनस क्या, डेल अपॉन डेल वाई इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये हमारे पास क्या, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं हम इसे। अब देखो और सोल्व करते हैं इसे हम, और कैसे बनेगा ये देखो, इतना बना लिया हमने। इसके बाद देखो डेल डेल्टा क्रॉस एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे माइनस आई कैप आ रहा है। अब देखो ये डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड, यू का वाई के रिस्पेक्ट में और जेड के रिस्पेक्ट में क्या अवकलन, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या बनेगा, डिफरेंशियल है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल वाई बनेगा। फिर आ रहा है माइनस जे कैप आएगा तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल जेड, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड डेल एक्स। फिर आ रहा है हमारे पास प्लस क्या, के कैप, और के कैप आ रहा है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है, अब देखो इतना हो गया ना, तो ये देखो u का y और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, u का z और y सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये भी क्या है, सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा क्रॉस f इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। डेल्टा क्रॉस f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, उसका कर्ल यानी कि क्रॉस गुना किसके साथ, डेल्टा के साथ। ठीक है, क्या आता है हमारे पास, 0 आता है। ऐसे बल जो होते हैं वो कौन से बल होते हैं, ऐसे जो फोर्स होते हैं ना वो कौन से फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसमें। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि एक प्रूव हम कर चुके हैं, सेकंड प्रूव क्या है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्यानयन बल कौन सा बल है, संरक्षी बल है। सिद्ध कीजिए कि प्रत्यानयन बल कौन सा बल है, संरक्षी बल है। यानी कि क्या, प्रूव दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो अब देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए ये हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाते हैं ना तो ये स्प्रिंग क्या हो जाती है, इतनी डिस्प्लेस हो जाती है, विस्थापित हो जाती है या नहीं हो जाती। यानी ऐसे हमने इस पर क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, हमने इस पर लगा दिया। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे, स्प्रिंग को ऐसे सपोज कीजिए हमने बल लगा रखा है, ऐसे खींच रखा है, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग जो होगी वापस कौन सी पोजीशन में आएगी, प्रारंभिक स्थिति में। आती है नहीं आती। जैसे सोफा होता है, स्प्रिंग वाले सोफे होते हैं, हम जैसे उस पर क्या करते हैं, बैठते हैं, स्प्रिंग क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, संकुचित हो जाती है ना।
और जैसे हम खड़े होते हैं वापस से पहले जैसी वाली स्थिति में आ जाती है। सेम काम यहाँ पर है। तो इसको जब खींचा हमने कितनी विस्थापित हो गई x, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ये वापस पहले वाली पोजीशन में पहले वाली स्थिति में आएगी। और जो फोर्स इसे लाता है ना, वो कौन सा फोर्स कहलाता है? रीस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, प्रत्यानयन बल कहलाता है। वो बल कौन सा बल कहलाता है? प्रत्यानयन बल, जो कि इसको वापस कौन सी स्थिति में ले आए? प्रारंभिक स्थिति में। तो ये जो हमारे पास प्रत्यानयन बल होता है, ये x की जगह हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या? r। ठीक है। प्रत्यानयन बल जो होता है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? r के। ठीक है। प्रत्यानयन बल किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसके समानुपाती होता है? विस्थापन r के। तो F इज इक्वल टू क्या? एक कांस्टेंट लगाते हैं k, नियतांक लगाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग नियतांक बोलते हैं। ठीक है। इसमें हम नेगेटिव साइन और लगाते हैं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये फोर्स, विपरीत दिशा में तो ना रहा खींच के, हम लेके वहां गए, इधर रहे। तो F इज इक्वल टू माइनस के आर। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये जो R माना है ना, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस की भी बात कर सकते हैं, तीनों की है ना, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। कैसे कर सकते हैं? देखो, अभी मैंने बताया था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल होता है, वो हमारे पास F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? R। और F इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस के आर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, ये जो R है ना, वो x अक्ष के लिए भी हो सकता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मतलब हम जो देख रहे हैं ना, ये x, y और z, और इन तीनों के रिस्पेक्ट में हम स्प्रिंग को देख रहे हैं। तो इसके x कोऑर्डिनेट की भी बात करेंगे, x निर्देशांक की भी बात करेंगे, y निर्देशांक की भी और z निर्देशांक की। तो r सदिश क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और केवल एक ही दिशा की बात करते हैं ना, तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। वाई दिशा की बात करते हैं तो माइनस के वाई। जेड दिशा की बात करते हैं तो हम जानते हैं माइनस के जेड होता है। तो F इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस के आर आ गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के, और इसकी वैल्यू होती है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब जब भी यहाँ आप आर वेक्टर की बात करोगे ना, 11th क्लास में पढ़ा है एक्स अक्ष के रिस्पेक्ट में, वाई के और जेड के। तो ये हमारे पास कौन सा फोर्स होता है? रीस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यानयन बल होता है। अब ये बोल रहा है, ये प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल होगा, कब होगा? कंजर्वेटिव फोर्स कब होगा? जब किसी भी फोर्स का जो कर्ल है ना, वो 0 आ जाए। अभी पहले वाले प्रूफ में मैंने क्या बोला था कि जो संरक्षी बल होते हैं ना, उनका कर्ल किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। अब आपको यहाँ प्रूव करना है कि प्रत्यानयन बल संरक्षी बल है या नहीं है। तो प्रत्यानयन बल संरक्षी बल होगा, कब होगा? अगर इसका कर्ल किसके इक्वल आ जाए? 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। अगर डेल क्रॉस एफ 0 के इक्वल आ गया तो ठीक है। देखो, डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, इसे डेल भी बोल देता हूँ मैं, डेल्टा बोल लेना। ये डेल वर्ग के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम बोल देते हैं कभी कभी, है ना, डेल्टा बोल लो आप। डेल्टा क्रॉस एफ, कंफ्यूज मत होना, है ना, ये जो मैं बना रहा हूँ डेल्टा क्रॉस एफ। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, यानी कि क्या? ये माइनस के और एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
के कैप के साथ। इसको सोल्व करते हैं। देखो डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू, ये है हमारे पास माइनस आ जाएगा और ये बनेगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। के कांस्टेंट है, के को भी हम यहाँ लिख लेते हैं पहले ही, और ये बनेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप बन जाएगा। ठीक है, तो डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू माइनस के, हम ये बनाते हैं सारणिक और इसमें लिखते हैं। देखो दोनों में आई कैप जे कैप कॉमन है, आई कैप जे कैप और के कैप। इसका गुणांक क्या है? आई कैप का डेल अपॉन डेल एक्स, जे कैप का डेल अपॉन डेल वाई और के कैप का डेल अपॉन डेल जेड। इसमें आई कैप का कौन है? एक्स, जे कैप का कौन सा है? वाई गुणांक, और के कैप का कौन सा है? जेड है। बस इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। अगर ये ज़ीरो आ गया दैट मीन्स ये हमारे पास जो प्रत्यानयन बल होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, ये संरक्षी बल होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू माइनस के। सोल्व करते हैं हम। देखो सबसे पहले लेते हैं आई कैप का, ये और ये, इसको छोड़ देते हैं और इसको रो और कॉलम को, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया डेल जेड अपॉन डेल वाई, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस डेल वाई अपॉन डेल जेड। इसके बाद आता है माइनस जे कैप, इसको और इसको, इस कॉलम को इस रो को छोड़ दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया डेल जेड अपॉन डेल एक्स, माइनस किसको छोड़ रहे थे? इसको छोड़ रहे थे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया डेल एक्स अपॉन डेल जेड प्लस के कैप, इसको और इसको छोड़ देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस और डेल एक्स अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब देखना जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा थी ना, वो फलन थी एक्स वाई और जेड। ये अलग अलग स्वतंत्र चर होते हैं। एक्स अलग होता है, मैथ में पढ़ा होगा, वाई अलग, जेड अलग। यू का डिफरेंशियल हो सकता है, अवकलन हो सकता है एक्स का सापेक्ष, वाई से और जेड के सापेक्ष। ठीक है, लेकिन ये जो जेड का वाई के सापेक्ष जीरो होगा, क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में जेड किसकी तरह काम कर रहा है? कांस्टेंट की तरह। ठीक है, तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये सभी क्या है हमारे पास? स्वतंत्र हैं। तो ये सारे के क्या होंगे? जीरो होंगे। तो क्या आएगा? डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू क्या? जीरो। यानी कि प्रत्यानयन बल जो होता है ना, वो कौन सा बल होता है? संरक्षी बल होता है। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं? प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, किसके बारे में? यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, ये क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? यांत्रिक ऊर्जा की, यानी कि किसकी? मैकेनिकल एनर्जी की। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? देखो मैकेनिकल जो एनर्जी होती है ना, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है ना, वो होती है हमारे पास गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। यानी कि क्या? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
इन दोनों का जो सम होता है ना, इन दोनों का जो योग होता है ना, वो हमारी होती है यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संरक्षी बलों की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, संरक्षी बलों की उपस्थिति में, यानी कि जब हमारे पास कौन से फोर्स लग रहे हों, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हों, ठीक है, उस कंडीशन में किसी कण, कोई पार्टिकल है या फिर हमारे पास कोई सिस्टम है, निकाय है, संरक्षी बलों की उपस्थिति में किसी कण या निकाय की प्रत्येक अवस्था में कुल ऊर्जा का मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, का योग सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, किसे कहते हैं कि किसी कण पर या ऑब्जेक्ट पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहे हैं, संरक्षी बल लग रहे हैं, ठीक है, तो उसकी प्रत्येक अवस्था में कुल ऊर्जा, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होता है ना, का जो योग होता है ना, वो सदैव क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। देखो इसको हम कैसे समझा सकते हैं, तो इसके लिए हम एक दृढ़ आधार लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक हमारे पास नॉर्मल बोलते हैं कील होती है, जैसे, है ना, इससे हमने क्या लगाया, एक धागा लिया और यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, लटका दिया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम बन गया ना, ये कहलाता है सिंपल पेंडुलम, यानी सरल लोलक, ठीक है। बहुत ईजी है ये समझाने के लिए। अभी हमारे पास ये क्या है, हमारे पास स्थिर है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन में है। अब देखना मैं क्या करता हूँ, इसमें अभी टोटल एनर्जी क्या है, 0 है, मान लेते हैं। अब देखो इसको मैंने क्या किया, फोर्स लगाया, इसको मैंने इस पर क्या किया, फोर्स लगाया, बल लगाया। तो ये बल लगाता हूँ मैं, इसको ऐसे विस्थापित करता हूँ, तो ये यहाँ से कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। यानी कि ये यहाँ से कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। सपोज कीजिए मैं इसको कितने डिस्टेंस पर लेके गया, x, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर जब हम फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, और वो डिस्प्लेस होती है, यानी विस्थापित होती है, तो वो क्या करती है, वर्क करती है, कार्य करती है। कार्य का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो जैसे ही मैंने इस पर फोर्स लगाया तो इसने कार्य किया, और ऐसे मैं इसको पकड़ के यहाँ लेके गया और ऐसे पकड़ रखा है, मैंने पकड़ रखा है, ठीक है। तो इसने कार्य किया, और यह जो कार्य होता है ना, ये जो वर्क होता है ना, इसमें किसके रूप में स्टोर हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। ये पॉइंट ओ मान लिया, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो जाता है स्टोर। यही कार्य किसके रूप में होता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने मान लिया यू बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो हमारे पास क्या है, अधिकतम होती है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। कहाँ पर, यूवी पर, क्योंकि देखो पार्टिकल यही है स्थिर, तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, इसमें 0 होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, 0 होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, स्थितिज ऊर्जा है, वो इसमें है 10 जूल,
और जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना हमारे पास, वो इसमें कितनी है हमारे पास, गति तो कर ही नहीं रहा। देखो गतिज ऊर्जा क्या होती है, जब कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, गति करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गति कर ही नहीं रहा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0 जूल। और स्थिर है, पकड़ रखा है हमने, स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी, 10 जूल होगी। अब देखो टोटल एनर्जी कितनी है हमारे पास, 10 + 0, टोटल एनर्जी कितनी है, 10 जूल है। अब जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ, जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो ये यहाँ से गति करने लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। सपोज कीजिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास क्या है, सी है। अब देखो जैसे मैंने छोड़ा तो ये गति करने लगा या नहीं करने लगा, करने लगा। तो इसकी कौन सी ऊर्जा कम होगी जब ये ऐसे छोड़ेंगे, वापस आ रहा है ना, इसकी स्थितिज ऊर्जा कम होगी। सपोज कीजिए स्थितिज ऊर्जा कितनी हो गई, 7 जूल। तो अब क्या मिल जाएगी, गतिज ऊर्जा मिल जाएगी कितनी, 3 जूल मिल गई यहाँ पर। लेकिन टोटल जो एनर्जी रहेगी ना वो कितनी रहेगी, 10 जूल ही रहेगी। क्लियर है, टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा 10 जूल रहेगी। अब इसके बाद ये यहाँ गति करते हुए बिल्कुल बीच में आ जाता है। अब देखो बिल्कुल जब बीच में आता है ना यहाँ पर, इस स्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है 0 हो जाती है, न्यूनतम होती है स्थितिज ऊर्जा, मिनिमम होती है। लेकिन गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है कितनी, 10 जूल। टोटल एनर्जी वही रहेगी, टोटल एनर्जी हमेशा नियत रहती है, यही आंतरिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। इस पर केवल कौन सा फोर्स लग रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल। ऐसे लेके गए, ऐसे छोड़ा, प्रत्यानयन बल लगता है, केवल रीस्टोरिंग फोर्स लगता है हमारे पास। कोई घर्षण बल नहीं लग रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, केवल प्रत्यानयन बल। और प्रत्यानयन बल होता है संरक्षी बल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल ऊर्जा 10 जूल। अब आप कहोगे सर यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ही क्यों होती है, काइनेटिक एनर्जी इसलिए होती है यहाँ पर मैक्सिमम क्योंकि इसी के कारण फिर ये दूसरी ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, दूसरी ओर जाएगा। अब दूसरी ओर जाएगा, यहाँ काइनेटिक ऊर्जा 10 जूल। अब ये 10 जूल कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो गतिज ऊर्जा किस में बदलती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी किस में बदलती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में। यहाँ जाएगा ना, यहाँ पहुंचेगा जब ये, तो यहाँ पर हमारे पास जो स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी वापस से 10 जूल होगी। ऊर्जा की कोई लॉसेज नहीं होंगे, कोई हानि नहीं होगी। और K = कितनी हो जाएगी, वापस से 0 जूल। और टोटल एनर्जी रहेगी कितनी, 10 जूल। हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी ही रहेगी, टोटल ऊर्जा कितनी रहेगी, 10 जूल ही रहेगी। यानी टोटल ऊर्जा हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, नियत रहेगी। जब पिंड पर कौन सा बल लग रहा है, संरक्षी बल लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है। बस चेंज हो तो क्या रहा है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल रही है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल रही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर 10 जूल है। अब ये जब नीचे दोबारा आएगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होती जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कम, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, स्थितिज ऊर्जा वापस से 0। फिर इस गतिज ऊर्जा के कारण ये दूसरी ओर, और इस तरीके से ये क्या करता रहता है, गति करता रहता है। टोटल एनर्जी कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। इसे ही बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम। जब भी कंजर्वेटिव फोर्स लगते हैं, संरक्षी बल लगते हैं, तो ऊर्जा की हानि नहीं होती है, एनर्जी लॉसेस नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी ही मिलेगी, 10 जूल, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।